हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजेशी क्लासेस। So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 18, sound production of light. So this is the lecture 1. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let we start the lesson. Sound, production of sound. So student, open page number 118. Okay, now see, let's recall. Some events are given below. Put a tick mark in the box if you have experienced the event. If not, put a cross इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो है, अगर आपने उसको एक्सपीरियंस किया है तो आपको टिक मार्क करना है, और एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उसे क्रॉस कर देना है। देन फर्स्ट इज गिवन हियर, क्लैप योर हैंड टुगेदर, दैट इज वी एक्सपीरियंस। प्लेड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई तो हम बजा ही लेते हैं, तो इसे भी राइट होगा। ब्रस्ट अ फायर क्रैकर, हमेशा पटाखे जो है आप फोड़ते हो, तो आपको ये भी आप राइट करोगे। नॉक अ क्लोज डोर, क्लोज डोर को नॉक भी हम करते ही हैं। विस्टल यूजिंग द कैप ऑफ अ पेन, बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है उसे क्रॉस करना है। प्लेस योर पाम ऑन अ मोबाइल दैट इज रिंगिंग, जब मोबाइल रिंग करते रहता है तो उसके ऊपर हाथ रखना है। तो अगर नहीं किया है तो इसे करके देखिए। स्वंग द क्लैपर ऑफ द बेल एंड द बेल रैंग, बेल की बटन को भी आप जो है बंद चालू करते हो। तो अ मेटल यूटेंसिल फेल डाउन विद अ क्लैटर, ये बहुत बार देखा है आपने। मतलब मेटल का कोई भी बर्तन है वो गिरते हुए और उसकी आवाज़, ठीक है। सो देयर वाज अ थंडर क्लैप इन द स्काई, ये भी आपने देखा है। पुट योर हैंड ऑन अ स्पीकर विच इज़ प्रोड्यूसिंग साउंड, बहुत बार करके देखा होगा। जो स्पीकर होता है उसके ऊपर हाथ रखना है हमें, तो ये भी आपने करके देखा है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक्सपीरियंस चीज़ों को राइट करना था, ठीक है। It is seen from the above example that sound is generated due to a variety of event. तो हमने देखा ऊपर कि सारे जो एग्जाम्पल हमने देखे उसमें सभी में जो है एक साउंड जो है जनरेट होते हुए देखा हमने। सो इन सम एग्जाम्पल साउंड वॉज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे कि जिसमें कि साउंड जो है वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू द वाइब्रेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल द बेल, the string और डायफ्रैगम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब हम बजाते हैं तो उसका जो डायफ्रैगम होता है उसमें जो है एक वाइब्रेशन होते हुए देखते हैं। स्ट्रिंग जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, जब हम तार को जब छेड़ते हैं तो वहाँ पे भी एक वाइब्रेशन होते हुए दिखता है। बेल जो है, बेल जब हम बजाते हैं तो वहाँ से भी एक वाइब्रेशन होते हुए हमको जो है हाथ रखने से पता चलता है। सो वाइल सम एग्जाम्पल्स लाइक बर्स्टिंग अ क्रैकर, clapping, a lightning of strike, vibration are not actually felt. लेकिन जो कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जैसे कि क्रैकर, बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर है, जब फटाका हम फोड़ते हैं, या फिर क्लैपिंग करते हैं, हाथ मतलब बजाते हैं क्लैपिंग करके। तो लाइटनिंग ऑफ स्ट्राइक, जब लाइटनिंग होती है तो इसमें जो है हमको वाइब्रेशन जो है वो एक्चुअली होते हुए नहीं दिखता है। सो हाउएवर वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन दोज केसेस एज वेल, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता ही है, पर हमको जो है वो एक्चुअली नहीं दिखता है। ऑल दीज वाइब्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल्स इन द एयर एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये सब वाइब्रेशन है वो कहाँ पर होते हैं? मॉलिक्यूल्स इन द एयर, जो एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स जो है फैले हुए होते हैं, जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स में जो है एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और वहाँ से जो है एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सो यू माइट हैव बीन सीन दैट व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू द काम वाटर ऑफ अ लेक, वेव्स आर जनरेटेड। जब हम एखादा जो पत्थर है, जब हम उसको कहाँ पे मतलब रिवर में जो है अगर फेंकते हैं,
रिवर में हो या लेक में हो, उसमें जब हम एक पत्थर जो है वहाँ पर जब फेंकते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कुछ वेव्स जो है वो दिखती है। मतलब ये लेक का जो पानी है वो कैसे होना चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए। तो उसके ऊपर जब हमने पत्थर मारा तो वहाँ से वेव जो है जनरेट होते हुए हम देखते हैं, ठीक है। एंड दे रीच अप टू द बैंक ऑफ द लेक, और वो जो वेव्स है वो कहाँ तक आती है, जो लेक है उसके किनारे तक जो है वो आते हुए दिखती है। सो वाइब्रेशन रीच अवर ईयर्स थ्रू द एयर इन अ सिमिलर वे एंड द साउंड इज हर्ड। तो वैसे ही वाइब्रेशन जो है वो जो है हमारे ईयर तक जो है वो रीच होते हैं, मतलब पहुंचते हैं। तो वाइब्रेशन रीच होने की वजह से हमारे ईयर तक, और ये कहाँ से वाइब्रेशन आते हैं, एयर से आते हैं। तो तब जो है साउंड जो है हमको सुनाई देता है, ठीक है। मतलब एयर में जो भी वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचते हैं और हमको जो है आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव लर्न हाउ साउंड इज जनरेटेड, हाउ इज रीच अस ऑन ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम एंड इज हर्ड बाय अस। तो हमने जो है इसके पहले के क्लासेस में भी जो पढ़ा है कि साउंड कैसे जनरेट होता है और वो कैसे जो है हमारे मतलब कान तक जो है वो पहुंचता है। तो हाउ इट रीचेस अस टू ट्रैवलिंग थ्रू सम मीडियम, और वो जो पहुंचता है तो किसी न किसी मीडियम के द्वारा जो है हमारे कान तक जो है वो पहुंचता है और फिर हमको साउंड सुनाई देता है। सो यू हैव आल्सो सीन दैट वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ साउंड। और हमने ये भी देखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो है वाइब्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है और तभी जो है उसका साउंड जो है वो जनरेट होता है। सो इन द प्रेजेंट लेसन वी विल लर्न मोर अबाउट वाइब्रेशन, पिच, इंटेंसिटी एंड द लेवल ऑफ अ साउंड। तो इस प्रेजेंट लेसन में जो है हम वाइब्रेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने वाले हैं, पिच के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में और लेवल ऑफ अ साउंड के बारे में हम जो है इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये यूज़ योर ब्रेन पावर जो है दिया हुआ है। सो व्हेन अ सिंगर ट्यून्स द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिफोर ही स्टार्ट सिंगिंग, व्हाट एग्जैक्टली डज ही डू। तो जब एक आधा सिंगर जो है जब वो अपना गाना शुरू करने वाला होता है तो वो क्या करता है कि तो जब सिंगर जब गाना शुरू करने वाला होता है तो पहले वो जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ट्यून्स को जो है वो सेट करता है। तो क्यों ऐसा करता होगा वो? सो ही एंश्योर दैट द तानपुरा विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नोट्स बाय एडजस्टिंग द टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग। तो वो क्या करता रहता है कि उसको जो रिक्वायर्ड नोट चाहिए होता है, मतलब जो सुर उसको चाहिए होता है वो उस तानपुरा में मतलब अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं, उसके लिए जो है वो उसका जो टेंशन है ना उसको जो है वो एडजस्ट करता है और वो स्ट्रिंग जो है उस हिसाब से जो है रिक्वायर्ड नोट के हिसाब से जो है वो सेट करता है। सो दैट इज ही ट्यून द तानपुरा। इसका मतलब है कि वो तानपुरा को ट्यून्स के हिसाब से जो है वो सेट करता है। अ तबला प्लेयर ट्यून्स द तबला बाय हैमरिंग द पेज टू एडजस्ट द टेंशन इन द डायफ्रागम ऑफ द तबला। और तबला प्लेयर जो होता है वो भी जो है वो पहले ट्यून को सेट करता है, तो जब वो एडजस्ट करता है टेंशन को डायफ्रागम के, वो जो ऊपर का जो डायफ्रागम होता है तबले का उसको जो है वो एडजस्ट करता है, बजा कर देखता है और फिर उसको एक टेंशन जो है यहाँ साइड में होता है वहाँ पर देके वो उसको एडजस्ट करता है। द हारमोनियम अकम्पनीज finds out beforehand the key in which the singer will sing। और हारमोनियम भी जो है जो बजाता है वो भी अपने की जो है वो बजा कर देखता है और वो जो है अपनी स्केल जो है वो सेट करता है। So to tune an instrument is to adjust how high or low the pitch of the notes produced will be। तो ये जो ट्यून करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को तो वो क्या करते हैं, वो क्या एडजस्टमेंट करते हैं, तो पिच जो है हाई है या लो है उस हिसाब से जो है उसको वो जो है मिलाते हैं। तो द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। और पिच जो है पिच ऑफ अ साउंड जो है वो किस पे डिपेंड होती है?
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। इन इंडियन म्यूजिक द म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी आर ऑफ इंक्रीजिंगली हायर पिच। और हमारे इंडियन म्यूजिक में जो है म्यूजिकल नोट्स जो है वो कैसे है, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है इंक्रीजिंग मतलब हायर पिच में होते हैं। सो इन साइंटिफिक टर्म्स फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ अ पिच। और साइंटिफिक टर्म में जो है ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जो है पिच के हिसाब से जो है वो मेजर की जाती है, ठीक है। When the string of a musical instrument such as tanpura is plucked, the strings can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating strings are still। जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है तानपुरा, ये जो है वो तानपुरा है ना, तो जब ये तानपुरा को जो हम मतलब उस तारों को जो है प्लग करते हैं तो द स्ट्रिंग्स कैन बी सीन टू वाइब्रेट। तो हम देखते हैं कि वो जो स्ट्रिंग्स है वो तार जो है ना वो वाइब्रेट होते हैं। द स्ट्रिंग मूव टू वन साइड्स ऑफ द सेंट्रल पोजिशन बट टू एंड्स ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आर स्टिल। लेकिन जो उसके दो एंड जो है मतलब ये एंड और ये एंड जो है तानपुरा का, तो ये क्या करता है, ये जो है वो वैसे ही स्टिल रहता है, से बीच में जो है वो वाइब्रेटिंग होता है। सो एज इट वाइब्रेट द स्ट्रिंग मूव्स टू वन साइड ऑफ द सेंट्रल पोजीशन एंड कम्स बैक टू द सेंट्रल पोजीशन। मतलब जब हम तारों को जब छेड़ते हैं या उसको प्लग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तार जो है वो क्या होते हैं मतलब साइड में जाते हैं ऐसे और फिर से जो है वो बैक आते हैं, साइड में जाते हैं फिर से बैक आते हैं, यहाँ पर जाते हैं फिर से यहाँ से वो ऐसे बैक आते हैं, जैसे ये यहाँ पर जाते हैं और फिर यहाँ पे जो है वो बैक आते हैं। मतलब इस तरह से जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे ही जो है आगे पीछे जो है वो जाते हैं। सो दिस मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और ये जो स्ट्रिंग का जो मोशन है मतलब यहाँ से इधर चले जाना और फिर यहाँ से बैक जो है वापस आना, तो ये जो है रिपीटेडली होते रहता है अगेन एंड अगेन एट फिक्स इंटरवल ऑफ अ टाइम। और ये भी जो है एक फिक्स इंटरवल ऑफ अ टाइम में होता है। मतलब यहाँ से यहाँ जब जाता है तो एक फिक्स टाइम होता है और फिर यहाँ से यहाँ पर आता है तो भी वो फिक्स टाइम में जो है वो वाइब्रेट करता है जब हम को छेड़ते हैं। तो सच मोशन इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। और इस मोशन को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, ठीक है। सो always remember sound is generated by a rhythmic vibration of an object। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट से साउंड जनरेट हो रहा है तो वो कैसे होता है, रिदमिक वाइब्रेशन से। मतलब आपने म्यूज़िक सुना होगा, उसका रिदम भी सुना होगा, टक 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 जो होता है, तो वो जो एक मतलब पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से जो है वो बजता है। तो मतलब डिस्टेंस जो है दोनों टक टक में वो जो है एक बहुत ही फिक्स टाइम होता है। तो उस हिसाब से जो है साउंड भी जो जनरेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट से तो वो रिदमिक वाइब्रेशन से जो है वो करता है। सो वी कैन हियर द साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। और जब तक वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते रहता है तब तक हमको वो साउंड जो है वो सुनाई देता है। बट व्हेन वी टच द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विथ आवर हैंड्स द वाइब्रेशन स्टॉप। और जैसे ही हम उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को जो है हाथ लगा देते हैं तो वो वाइब्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है एंड वी नो लॉन्गर हियर द साउंड। और फिर जो है हमको साउंड सुनाई नहीं देता है। समटाइम्स वी कैन सी द वाइब्रेशन बट समटाइम्स द वाइब्रेशन आर सो माइन्यूट दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आइज। तो कभी कभी जो है हम वाइब्रेशन देख सकते हैं अपनी आंखों से, बट कुछ समटाइम्स द वाइब्रेशंस आर नो सो माइन्यूट। मतलब वो वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, कम होता है। सो दैट इज वाई वी कांट सी दिस विद अ नेकेड आई। ओके, ट्राई दिस। मेक अ लिस्ट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यू आर फैमिलियर विद। तो आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया है, देखा है, तो उसकी एक लिस्ट बनाना है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट। तो देखना है कि कौन सा पार्ट जो है उसका वाइब्रेट करता है एंड साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो सच वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ऑसिलेटर। और ये जो वाइब्रेट करता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट और एक साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो जो है हमको जो है हम स्टडी कर सकते हैं सिंपल
ऑसिलेटर से, ठीक है। तो अब ये ऑसिलेटर क्या है, ऑसिलेशन क्या है एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये जो है हमको अब देखना है। तो ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। सो यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ गार्डन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिल्ड्रंस जो है वो गार्डन में जब खेलने जाते हैं तो वो जो है स्विंग पर बैठते हैं। स्विंग जो है इस तरह का होता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे बैठ के जो है वो झूला झूलते हैं। तो ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ अ स्विंग। अब ये जो स्विंग है इसका मोशन जो है हमको ऑब्जर्व करना है। सो गो टू अ स्विंग एट रेस्ट इन अ गार्डन एंड मार्क इट्स पोजिशन। तो हमको क्या करना है, उस गार्डन के जो स्विंग को है जब वो रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसका जो है एक मार्क करना है कि वो कहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे अब ये स्विंग जो है तो यहाँ पे हमको जो है कुछ मार्क करके रखना है, ठीक है। यू कैन कॉल दिस मार्क द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द स्विंग। और ये जो मार्क है हमने सेंट्रल पोजीशन में जो है उसके लगाया है। सो नाउ पुल द स्विंग टू वन साइड। अब जो है इस स्विंग को जो है हमको पुल करना है, मतलब एक साइड में उसको जो है हमको पुल करना है, मतलब पुश करना है। सो लेट इट गो। ऑब्जर्व हाउ इट स्विंग्स। और देखना है कि वो कैसे स्विंग करता है। तो यू नो दैट वो जो है जैसे कि अगर ये हमारा अगर स्विंग है और इसको अगर हमने मूव किया तो पुश किया एक साइड में, तो ये जो है कैसे मूव करेगा, वन साइड जो है इधर जाएगा, फिर जो है वो इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है मार्क है सेंट्रल पोजीशन में। तो नाउ पुल द स्विंग टू वन साइड एंड लेट इट गो। ऑब्जर्व हाउ इट स्विंग। तो हम देखेंगे कि वो कैसे स्विंग करता है। तो स्विंग विल बी सीन टू क्रॉस द सेंट्रल पोजीशन। मतलब ये स्विंग जो है सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करता है, मतलब ये जो है यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ तक आता है, इसको क्रॉस करके फिर वो आगे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करके जो है वो आगे जाता है, ठीक है। सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करके अगेन एंड अगेन जो है वो हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पे आता 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 है। मतलब ये जो सेंट्रल पोजीशन जो है इसको वो बार बार जो है वो क्रॉस करता है, ठीक है। एज इट मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ इट स्विंग। मतलब इस एंड से इस एंड में जाते वक्त वो जो है बार बार इस सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करता है। अ स्विंग दैट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक दिस इज एन ऑसिलेटर। और ये जो स्विंग है जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, मतलब फॉरवर्ड जा रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है। तो ये जो इसका जो स्विंग होते रहता है बैक एंड फोर्थ, इसे ऑसिलेटर कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज सेड टू बी हैव कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और जब ये स्विंग जो है मतलब ये जो हमारा स्विंग है वो इधर जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाता है, फिर जो है यहाँ से मतलब एक एंड से जो है इधर जाता है और फिर रिटर्न बैक आता है और यहाँ पर पहले ही पोजीशन पे आता है। तो ये जो एक जो है वो बैक फोर्थ मोशन जो है वो कंप्लीट करता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेटर किसे कहा जाता है, जब ये यहाँ से यहाँ जाता है, बैक और फोर्थ मूवमेंट में अगेन एंड अगेन जाता है, तो इसे ऑसिलेटर कहा जाता है। और ऑसिलेशन किसे कहा जाता है, जब वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है और फिर यहाँ से फिर रिटर्न वापस यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब एक ऑसिलेशन उसने पूरा किया, ऐसे बोला जाता है। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑसिलेटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। अब ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन जो इसका हो रहा है, आगे जाना और फिर पीछे आना, आगे जाना और फिर पीछे आना, ये जो उसका बैक एंड फोर्थ मोशन जो हो रहा है ऑसिलेटर का, और ये दोनों साइड में हो रहा है और सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करके हो रहा है, तो इसे जो है ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करते हुए, फिर यहाँ से जो है यहाँ आ रहा है, तो इसे क्या
कहेंगे हम, ऑसिलेटरी मोशन। ये इधर से इधर जो कर रहा है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि टेक अ एम्प्टी पोर्सिलिन बाउल और एन एम्प्टी स्टील ग्लास। कोई भी बॉल या फिर जो है ग्लास लेना है स्टील का। स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड फिक्स इट ऑन द बाउल और ग्लास एज शोन इन द पिक्चर। मतलब ये जो पिक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है वैसे जो है हमको ये जो है इसको ये रबर जो है उसको हमने फिट कर दिया। नाउ गिव अ जर्क टू द रबर बैंड। और ये जो रबर है इसको हमें जर्क करना है, मतलब इसको जो है थोड़ा सा जो है स्ट्राइक करना है। सो रिपीट दिस एक्शन अप्लाइंग अ स्मॉलर और ग्रेटर फोर्स। अब इसको जो है पहले धीरे धीरे करना है और फिर जो है इसको मतलब थोड़ा ग्रेटर फोर्स से जो है हमको करना है, जोर जोर से करना है। ठीक है, सो वाइल डूइंग दिस ऑब्जर्व द फॉरदेस्ट डिस्टेंस टू विच द रबर बैंड इज स्ट्रेच। अब जब ये हम करते हैं तब इसका जो ये मूवमेंट है, वो रबर का जो मूवमेंट है, डिस्टेंस जो वो कवर करता है वो हमको देखना है। मतलब ये जो रबर जो है जब हम छेड़ते हैं तो वो रबर जो है वो कितने दूर तक जाता है वो हमको देखना है। टेक नोट ऑन अ साउंड जनरेट, और उसमें से जो साउंड जनरेट हो रहा है वो भी जो है हमको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, तो व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एंड रिलीज इट वाइब्रेट। जब हम रबर को जो है एक बार जो है इसको स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या करता है, वाइब्रेट होता है। कंपेयर द वाइब्रेशन विद द फिंगर अलॉन्ग साइड। अब व्हेन द रबर इज स्ट्रेच, जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए एंड कम्स टू पोजिशन बी, इट इज सीन्स टू बी कर्व। जब हम ये रबर को जो है स्ट्रेच करते हैं तो ये जो पोजीशन है इसकी ए है, फिर बाद में जो है ये बी हो जाती है, मतलब स्ट्रेच करने के बाद में वो ऐसा मूव हो जाता है रबर। तो ये जो है पोजीशन कर्व हो जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से कर्व पोजीशन होती है इसकी। The maximum distance between the original position A and the position B on the stretching the rubber is called a amplitude of a vibration। और जब ये जो पोजीशन है इसका A है और ये जो है पोजीशन B है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसमें का ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जब हम स्ट्रेच करते हैं रबर को A से लेके B तक का जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मतलब ए से बी तक का पोजीशन का रबर का पोजीशन जो है उसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, समझ में आ गया है आपको? व्हेन अ ग्रेटर फोर्स इज अप्लाइड टू द रबर, और अगर हम वो उस रबर को जो है ग्रेटर फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से जब हम उस रबर को जो है वो छेड़ते हैं तो क्या होगा, इट इज़ स्ट्रेच फर्दर। मतलब ये जो है स्ट्रेच और ज़्यादा करेगा। मतलब जब हम धीरे से करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक करेगा, और जब हम बहुत ज़ोर से करेंगे तो इसका जो मूवमेंट है वो मतलब वो स्ट्रेच जो है वो ज़्यादा होगा। सो व्हेन मीनिंग दैट एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये बहुत ज़ोर से करने के बाद में इसका जो डिस्टेंस स्ट्रेचिंग का बढ़ रहा है तो ये एम्पलीट्यूड भी उसका जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मीनिंग दैट द एम्पलीट्यूड इंक्रीज ऑन रिलीजिंग इट अ लाउडर साउंड इज जनरेटेड। और जब हम छोड़ देते हैं इसको मतलब स्ट्रेच करते हैं और फिर बहुत ज़ोर से स्ट्रेच करते हैं और छोड़ देते हैं तो एक साउंड जो है वो वहाँ से जनरेट होता है। व्हेन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड द रबर इज स्ट्रेचलेस। जब स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो ये जो है कम जो है स्ट्रेच होगा और ये एम्पलीट्यूड भी जो है इसका ये कम होगा। ठीक है, तो देन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर एंड द साउंड इज सॉफ्टर। और फिर जो इसका साउंड भी जो है वो सॉफ्ट आएगा। मतलब जितने जोर से करेंगे हम इसको उतना जो है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और साउंड भी जो है वो इंक्रीज होगा। साउंड जो है इंक्रीज हो जाएगा। और जितना हम कम उसको स्ट्रेच करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड भी कम है इसका और जो है इसका साउंड भी जो है वो सॉफ्ट रहेगा। तो ये जो है डिफरेंस है इन दोनों में। टेक अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड अबाउट 1/2 मीटर लॉन्ग। हमको क्या करना है कि एक स्मॉल जो है थ्रेड लेना है, स्ट्रॉन्ग
थ्रेड लेना है अबाउट 1/2 मीटर। ये कितनी होनी चाहिए? 1/2 मीटर तक की जो है हमको थ्रेड लेना है। टाई अ स्मॉल आयरन और अ वुडन बॉल। ये जो दिख रहा है ये वुडन बॉल है। तो इसको जो है इस थ्रेड को जो है वुडन बॉल को टाई करना है, मतलब बांध देना है, ठीक है। एंड सस्पेंड इट फ्रॉम सपोर्ट एज थ्रोन इन द शोन इन द फिगर। और इसको जो है एक किसी चीज़ से जो है वहाँ पे बांध देना है, ठीक है। फ्रॉम अ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के लिए यहाँ पे जो है उसको बांध देना है, एज शोन इन द फिगर। सच एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ पेंडुलम। सच एन ऑसिलेटर, मतलब ये जो है एक ऑसिलेटर है, तो इसे क्या कहा जाता है? पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है। ये है पेंडुलम। ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ पेंडुलम। गिव एन ऑसिलेटरी मोशन टू द पेंडुलम। अब इसको जो है ऑसिलेटरी मोशन जो है वो देना है इस पेंडुलम को। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन A of the pendulum and the extreme position B or C is called the amplitude of the oscillation। तो इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का, पी तक का, ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इसका, इसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। इसे है एम्पलीट्यूड कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। इज कॉल्ड अ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। मतलब इसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहा जाता है। इन द फिगर ए बी आर ए सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये ए बी और ये ए सी जो है ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। मतलब इस, ठीक है, समझ में आ गया आपको? डू यू नो? A stretch rubber return to its original state when it is released. This property is called elasticity. तो हमने देखा कि रबर को जो है हम जब स्ट्रेच करते हैं, हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये ऐसे सामने जाता है या मतलब आगे चले जाता है, और फिर जो है उसको हम छोड़ देते हैं तो फिर से ये जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मतलब ये जो है फिर से जो है ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पे आ जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है फिर से। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब ये स्ट्रेच होना और फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना, इसे क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। व्हेन अ स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेटेड, इलास्टिसिटी इज एट वर्क। मतलब ये स्ट्रेच रबर जो है जब हम मतलब स्ट्रेच करते हैं और इसमें जो वाइब्रेशन होता है तो इलास्टिसिटी इज एट वर्क। मतलब इसकी इलास्टिसिटी जो है वो वर्क करने लगती है। ऑल द वाइल दैट द पेंडुलम ऑसिलेट्स, अर्थ ग्रेविटेशन इज एट वर्क। वैसे ही जो है पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करते रहता है, इधर से उधर होते रहता है, तो अर्थ ग्रेविटेशन जो है वो वर्क करते रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है जल्दी ही अपलोड कर लेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का जो पार्ट है वो समझ में आ चुका होगा। तो आपको क्या करना है? राजश्री क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे अपलोडेड नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।